नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। द न्यूज़ लॉन्चर के इस खास कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी पटना के दौरे पर थे और पटना दौरे के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला जा सकता है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसके बाद ये करीब-करीब तय हो चला है कि राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का या बदलवाने का फैसला कर लिया है। और इन सब के बीच चाचा की मुलाकात भतीजे से हुई है। चाचा भतीजे के बीच की डील पक्की हो चुकी है। सवाल यह है कि बिहार किस दिशा में जा रहा है। राहुल गांधी पटना पहुंचे तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये बताइए सबसे पहले नमस्कार। कि राहुल गांधी जब पहुंचे थे पटना, मौर्या होटल में लालू यादव से मुलाकात हुई थी, जिसकी हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। दर्शकों का समय जाया ना करें। अंदर खाने जो बातें निकल के आ रही है, आज हम उसकी चर्चा करते हैं। अंदर खाने बात निकल के ये आ रही है कि सदाकत आश्रम और बापू सभागार के बीच राहुल गांधी जब गाड़ी में घूम रहे थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ, जो बातचीत हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष की विदाई के संकेत मिल गए। और दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष ने सदाकत आश्रम में जो भाषण दिया, तो दक्षिण के राज्य को लेकर कुछ बातें कही और पार्टी पर ध्यान देने का आग्रह किया, वो भी उनके नेगेटिव जा रहा है। और तीसरा, बापू सभागार में जब सामाजिक न्याय की बातें कर रहे थे वो, तब वहां भीड़ से ही लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी में जब एक ही बिरादरी विशेष के प्रदेश अध्यक्ष की बिरादरी विशेष के ही आधे से ज्यादा जिलाध्यक्ष होंगे, तो कैसा संदेश जाएगा? क्या है ये मामला? और अखिलेश सिंह के बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो अभी तक कमेटी नहीं बना पाए, उनके कितने गिने चुने दिन प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह गए हैं? इन तीनों बिंदुओं पर जरा बताइए कि क्या है ये माजरा? ये तीन क्या देखिए, क्या जहां मुद्दे हो तक गए? राहुल गांधी, आपने जो सही कहा। राहुल गांधी गाड़ी में बैठे थे, पीछे आगे राहुल गांधी आगे की सीट पर राहुल गांधी बैठे थे, पीछे मोहन प्रकाश जी बैठे थे और बातचीत चल रही थी। तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो है अपनी प्रशंसा में कि देखिए, हमने सदाकत आश्रम में जो अवैध कब्जा था उसको हटा के स्टाफ के लिए जो स्टाफ है उनके क्वार्टर। रहने के लिए रूम बनवाया है, क्वार्टर बनवाया है, फ्लैट बनवाया है। इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने उनको टोकते हुए कहा कि आपको मैं अध्यक्ष पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए बनाया है कि मैंने किसी बिल्डर को तो अध्यक्ष बनाया नहीं था। आपका काम ये क्वार्टर और फ्लैट बनाना तो है नहीं। ठीक है, वो एडिशनल काम है, लेकिन जो मेन काम आपका क्या था, पार्टी का जनाधार बढ़ाना। और अखिल और अब अभिषेक जी, आप बताइए, आप भी इस चीज को, मैं राहुल गांधी जी की बात से बात सहमत हूं कि बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, क्या उनके कार्यकाल में पार्टी को जिस प्रकार से मजबूती मिलना चाहिए था, एक मजबूत संगठन खड़ा करने की जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष, खासकर प्रदेश अध्यक्ष और थोड़ा बहुत प्रभारी का होता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल स्टैंड नहीं कर हम्म, पाए हैं। हम्म। दूसरी और बात जो दूसरा मुद्दा। हाँ। दूसरी बात जो राहुल गांधी को इस प्रकार से अखिलेश सिंह कह रहे थे जैसे सोनिया गांधी या कोई बहुत पुराना नेता, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के समय का नेता, और राहुल गांधी को एडवाइस दे रहे होते कि राहुल जी, थोड़ा आप नॉर्थ की तरफ यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ भी थोड़ा फोकस कीजिए। भाई, दक्षिण अपना के कद तो राज्यों पर देखिए। जैसे ध्यान देते हैं, दक्षिण के राज्यों पर हाँ, जैसे तो ध्यान मैं देते हैं, वैसे ही मैं वही बिहार पर कह रहा हूँ। दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अखिलेश प्रसाद सिंह अपना कद तो भी देखे। आज ही संजय यादव ने उनकी हैसियत बता दी है। संजय यादव ने कहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह भी हमारे लेबोरेटरी के विद्यार्थी रहे हैं, लालू यादव के लेबोरेटरी के छात्र रहे हैं। हालांकि वो जी। सम्राट चौधरी पर हमला बोल रहे थे। तो जो जिस व्यक्ति का पहचान लालू के लेबोरेटरी से हो, लालू के छात्र के रूप में हो, वो राहुल गांधी को ज्ञान देगा कि दक्षिण की तरफ आपका ध्यान अधिक है और उत्तर की तरफ कम है। और यही बात बीजेपी बोलती है।
जो बीजेपी का लाइन है वो अखिलेश प्रसाद सिंह का लाइन है। बीजेपी क्या बीजेपी राहुल गांधी को लेकर किस बात को लेकर हमलावर रहती है? ये राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वहां चले गए, यहाँ चले गए, प्रियंका गांधी वायनाड चले गए, रायबरेली छोड़ के वहां चले गए। वही लाइन अखिलेश प्रसाद सिंह पब्लिक डोमेन में, तो राहुल गांधी नाराज तो होंगे ना। अच्छा, बापू सभागार में तीसरा मुद्दा जो था वो बापू सभागार में जो सामाजिक न्याय, दलित, ओबीसी की बात पर वहां क्या हो गया? देखिए राहुल गांधी का अभी जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, पिछड़ा अति पिछड़ा, जातीय जनगणना। और अखिलेश प्रसाद सिंह के टीम में देख लीजिए कौन कौन लोग हैं, कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो जिलाध्यक्ष का क्या मामला लोगों ने उठा दिया? जिलाध्यक्ष का मामला है कि ऐसा चर्चा है जिलों में उन्होंने ऐसे जिलाध्यक्ष जो एक ही कास्ट के, तो फिर ये कौन सा सामाजिक समीकरण आप साधना चाहते हैं? क्या ऐसे अपॉइंटमेंट से ऐसे लोगों को आप जिम्मेवारी देने से पार्टी को स्टैंड करेंगे, पार्टी को खड़ा करेंगे? और मैं आपको दावे के साथ कह दूं, अखिलेश प्रसाद सिंह, मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश प्रसाद सिंह कुछ दिनों के मेहमान हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। जी, ये बात बताइए, अखिलेश प्रसाद सिंह को बतौर अध्यक्ष मैंने भी उनका कार्यकाल देखा। 1.5-2 साल से वो अध्यक्ष हैं, लोकसभा चुनाव में भी थे। लोकसभा चुनाव में जो चीजें सामने आई, बेटे को टिकट कैसे मिले, और इसके अलावा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, चंद हफ्तों पहले, राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो राज्यसभा की सीट कैसे मिले, ये दो चीजें, और इसके लिए प्रेमचंद मिश्रा वाली विधान परिषद की सीट भी कुर्बान हो गई। यही तक इंटरेस्ट उनका दिखाई दे रहा था। ये क्या माजरा है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत इंटरेस्ट में है या पार्टी के इंटरेस्ट में है? आप देखिए ना, मैं ये बात तो पूछना लाजमी है कि आप प्रदेश अध्यक्ष होंगे, आप खुद प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी राज्यसभा भी जाएंगे, आपके पुत्र को लोकसभा का भी टिकट दिया जाएगा। पिछले बार भी आपने देखा कि किस प्रकार से पार्टी हित को साइड में रख के उनके पुत्र को टिकट दिया गया था, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से। निखिल कुमार शाश्वत केदार, इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अखिलेश सिंह के बेटे को मिलेगा, ये हुआ था। मिलेगा। और ये इन चीजों का ख्याल राहुल गांधी को जरूर है। अब राहुल गांधी ने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं किया? और ये स्पेशल कौन जो टीम बनी थी 21 वाली या 22 वाली, उसमें ये भी थे ना पत्र लिखने में अखिलेश प्रसाद, G20, हाँ G23। आपका मेमोरी बहुत शार्प है, ये बात मानना पड़ेगा, आप तुम बहुत याद रहता। तो G23 में तो ये भी थे पत्र लिखने में, ये तमाम जो नेता उसमें ये भी थे पत्र लिखने में। जी, तो राहुल गांधी को तो मुझे लगता है कि ये जो अखिलेश सिंह कर रहे हैं, जिस प्रकार से सुशील मोदी पर यह आरोप लगता था कि नीतीश कुमार के चरण में कमल को, भाजपा के कमल को रख दिया है, उसी तरह अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए चर्चा है कि कांग्रेस के हाथ को लालू यादव के चरण में इन्होंने रख दिया है। अब ये राहुल गांधी की जिम्मेवारी है कि भाई ऐसे लोगों को आप कब तक पार्टी में रखते हैं, जो पार्टी का हित कम, अपने पुत्र का हित, अपना हित और लालू यादव का हित उनके लिए अधिक महत्व रखता है। एक प्रदेश अध्यक्ष, आप देखिए क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम तेंदुलकर से अधिक क्यों लिया जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान रहते हुए अपनी टीम को, उनका मेन फोकस था अपनी टीम को जिताना, इंडिविजुअल स्कोरिंग उनका मकसद नहीं था। तो टीम पे बैटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो लास्ट में उतरेंगे तो इससे टीम को मजबूती मिलेगी। तो कैप्टन का ये जिम्मेवारी होता है, कैप्टन यदि कैप्टन देखने लगेगा तो वो टीम कभी जीत नहीं पाएगी। यही राजनीति में होता है। अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हो गए, खुद राज्यसभा चले गए, पुत्र को 2-2 बार टिकट दिवा दिया, और उस पुत्र का क्या पार्टी में योगदान है आप बता दीजिए, एक दिखा दिखाते हुए, संघर्ष करते हुए। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। संघर्ष करेगा कार्यकर्ता, असंघर्ष करेगा कार्यकर्ता, मौज मारेगा नेता पुत्र।
अच्छा, ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी एक अभी आप एक कहेंगे कि राहुल गांधी आप कहेंगे कि राहुल गांधी भी सोनिया जी की पुत्र है। हम्म राहुल गांधी कितना संघर्ष किए पार्टी के लिए, करने की जरूरत नहीं है। हम्म कितना उन पे हम्म हमला होता है, कितना उनकी आलोचना होती है, जी। तो संघर्ष अब कीजिए ना। सवाल ये उठता है, ऋषि जी, सवाल ये उठता है, जरा इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सुरक्षा सम्मेलन, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने राहुल गांधी आए थे। एक नया फॉर्मेट देखने को मिला कि राहुल गांधी भी मंच के नीचे भीड़ में बैठे थे, और पिछड़े और दलित अति पिछड़े और दलित समाज के लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं, अनिल जय हिंद और दूसरे लोग, वो लोग मंच पर मौजूद थे। और राहुल गांधी को जब भाषण देने के लिए बुलाया गया बापू सभागार में, कांग्रेस से इकलौते नेता थे राहुल गांधी जिनको उस समारोह में भाषण देने के लिए बुलाया गया, वो उसी के लिए आए भी थे। तो राहुल गांधी मंच के नीचे भीड़ से निकल करके गए हैं वो मंच पर भाषण देने। ये एक नया फॉर्मेट है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इस फॉर्मेट को आप किस रूप में देखते हैं कि नहीं, जिनका सम्मेलन है मंच उन्हीं का है, हम नीचे भीड़ में बैठेंगे, जब बुलाया जाएगा तो जाएंगे, इसे किस रूप में आप देखते हैं? राहुल गांधी एक संकेत देना चाह रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। हम्म जिनका मंच है, जिनका जिनका प्लेटफॉर्म है, उनको ही हम्म अग्रिम मतलब फ्रंट भूमिका में होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने ये जरूर दिखलाया है अपने आचरण से, अपने बिहेव से, कि वो नेता तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम्म उनका बिहेव जो है आम आम लोगों की तरह है। अभी जी कुछ दिनों पहले, आपने 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली एम्स के आसपास जो आम आम लोग रहते हैं, जिनको गेस्ट हाउस नहीं मिल पाता है, या तमाम सुख सुविधाएं जो होती है वो नहीं मिल पाता है, खुले हम्म आसमान में वो आप अपना मतलब जीवन यापन करते हैं। अपने अपने हम्म परिवार के लोगों का मतलब इलाज यदि एम्स में चल रहा होता है तो एम्स के आसपास हम्म उनसे मिलने राहुल गांधी गए। ठीक है, राहुल गांधी को राजनीतिक सफलता नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस का इन दिनों फोकस है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। देखते हैं ना राहुल गांधी क्या बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, हम्म पिछड़ों की भागीदारी की बात करते हैं, वंचितों की भागीदारी की बात करते हैं। तो जी राहुल गांधी ने भी देखा है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में यदि एक वर्ग एक एक मतलब एक मतलब पार्टी लाइन, एक लाइन लेके नहीं चलेंगे तो हम्म पार्टी सरवाइव नहीं करने वाली। जैसे बीजेपी के पास क्या है, बीजेपी की ताकत क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो हिंदुत्व का जो फ्यूजन है, जो फार्मूला हम्म है वो है। तो एक तरफ क्या है, कमंडल है, तो कमंडल के काट मंडल ही हो सकता है, सामाजिक न्याय ही हो सकता है। और राहुल गांधी जी। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आम और लोगों की अब जो बात करते मंडल हैं। है ऋषि जी, अब जो मंडल है, मतलब जी मंडल एक प्रतीकात्मक शब्द है, उस मंडल के दायरे में तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद गरीब सवर्ण भी आ जाते हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता जी कि मंडल सवर्ण विरोधी है। अब तो जी मंडल का पूरा कॉम्प्लेक्स ही बदल गया है, पूरा कंपोजिशन ही बदल गया है। जी ये बताइए, दो चीजों पर बड़ी चर्चा है। एक, कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैंने कांग्रेस के नेताओं से पूछा तो बोले कि हमें भी जानकारी नहीं है, बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि कास्ट सर्वे को फेक बताया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जेडीयू के लोगों से बात की तो एक जेडीयू नेता, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मजाक मजाक में मुझसे कहा कि भाई बापू सभागार तो नीतीश कुमार ने ही बनवाया है। अब उसी में बैठ के नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते तो कल को जो है जेडीयू के लोग हल्ला करते कि देखिए भाई, हमने ही बनवाया, नहीं तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल छोटा था वहीं जाकर के हमारी आलोचना कर रहे हैं। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर है कि क्या राहुल गांधी उस संभावना को खुला रखना चाहते हैं कि भविष्य में नीतीश कुमार के साथ संबंध बेहतर हो जाए? और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो जेडीयू वालों की दिली इच्छा है, आप किसी जेडीयू के नेता से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप निजी तौर पर बात कीजिए, किसी भी टॉप लीडर से, एक बात जरूर कहेगा कि काश विधानसभा में यह स्थिति आ जाती 2010 की तरह, कि माइनस आरजेडी और माइनस बीजेपी, 122 का आंकड़ा, मतलब जेडीयू भी 90 छू लेती और कांग्रेस लेफ्ट मिलकर के भी 40 हो जाते। मतलब बिना राजद भाजपा के भी बहुमत का आंकड़ा बन जाता। तो क्या राहुल गांधी भी इस संभावना को जिंदा रखना चाहते हैं? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं अपर कास्ट में, बीजेपी का कोर वोट बैंक क्या है, अपर कास्ट। अपर कास्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के जो जो फार्मूला है जिसकी चर्चा मैंने की,
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये मंदिर मस्जिद उससे उब चुके हैं। उनको उनको एक नया ठिकाना नहीं मिल रहा है जी। और जो आपने फॉर्मूला बताया है, जेडीयू कांग्रेस है, ये लेफ्ट तमाम, तो ऐसा है कोई गठबंधन समीकरण चुनाव के बाद ही बनता है तो एक नया समीकरण बिहार में देखने को मिलेगा। जी। अति अति पिछड़ा समाज देखिए किस प्रकार से एक तरह से पॉलिटिकली साइडलाइन है, तो ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो जरूर मतलब इस मतलब इसमें नीतीश कुमार या कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है अभिषेक जी। जी। देखिए आप भी ग्राउंड पे जाते मतलब होंगे बिहार में तमाम, पोस्ट इलेक्शन हाँ, तमाम लोगों से बात करते होंगे, तो ये जो ये एक वर्ग ऐसा है जो लालू यादव का जो मतलब सामाजिक एक मतलब ये है, उससे भी परेशान है। वह ये चाहता है कि अगेंस्ट गवर्नमेंट वोट करे, अगेंस्ट सरकार वोट करे, लेकिन जी। जो सामाजिक समीकरण ग्राउंड लेवल पे है, तो उसके कारण वो ऐड नहीं हो पाते, उधर नहीं जा पाते हैं। तो जो आपने बताया है, मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार का कोई प्रयोग हो, तो एक बड़ा मतलब चुनाव के बाद पोस्ट इलेक्शन सोशल ग्रुप हाँ, डेवलप हो सकता है। बिल्कुल, जी। कांग्रेस से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल, क्योंकि राहुल गांधी पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग से जुड़े हुए सम्मेलन में आए, सामाजिक न्याय सम्मेलन में नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा, कहा जा रहा है कि हफ्ते 10 दिन में बिहार को नया प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिल सकता है। मिल सकता है, मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि मिल जाएगा। तो नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक चर्चा प्रेमचंद मिश्रा की होती है और दूसरी चर्चा ने कल से जोर पकड़ा है कि कोई अति पिछड़ा या कोई महादलित ही बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। वो संभावना अब बढ़ गई है। आपको क्या लगता है, कोई ईबीसी या कोई महादलित? राहुल गांधी अब इस पर दांव खेलेंगे? देखिए मुझे लगता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार समुदाय से हैं, भूमिहार समाज से हैं और इनको मतलब ये अध्यक्ष रहे हैं। तो इसके बाद मुझे लगता है कि यदि जो राहुल गांधी का जो एक पार्टी लाइन है या एक पॉलिटिकल लाइन है, उसके आधार पे मुझे लगता है कि अति पिछड़ा समाज से गैर यादव ओबीसी या अति पिछड़ा या महादलित दलित में नहीं, से किसी व्यक्ति को एक मिनट ऋषि जी, जो जिम्मेवारी आप गैर दी जा यादव, सकती है। जी। देखिए ओबीसी की बात आप कर रहे हैं, तो ओबीसी में जो मोटे तौर पर जो बिहार में जातियां हैं, यादव की लीडरशिप फिक्स है। वो आज यादव अध्यक्ष तो बनाएंगे नहीं, उनको मिलेगा क्या? वो वोट तो ऐसे ही आ रहा है लालू यादव की वजह से। कुर्मी की लीडरशिप फिक्स है कि कुर्मी समुदाय अपना नेता नीतीश कुमार के बाहर नहीं देखता। कुशवाहा की लीडरशिप भी करीब करीब फिक्स है कि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, मतलब वो बिखरी हुई लीडरशिप है, लेकिन उसमें दांव खेलने से फायदा नहीं है क्योंकि संगठित समाज नहीं है। जायसवाल की लीडरशिप भी फिक्स है कि वो भाजपा को ही वोट देगा। वहां तो मतलब पूरे बिहार की राजनीति पिछड़ी जातियों के हाथ में रिवॉल्व कर रही है, जिनकी तादाद तकरीबन 26-27% है। लेकिन जो 73% समुदाय है, जिसमें अति पिछड़ा है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, दलित है, 1-1.5% ट्राइबल भी है। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब या तो दूसरे जनरल कैटेगरी को ला सकते हैं, लेकिन कल से वो संभावना थोड़ी कमजोर लग रही है, अति पिछड़ा या महादलित से ला सकते हैं। महादलित से इसलिए क्योंकि पासवान से लाने का फायदा नहीं है, उनका भी वोट और वोटिंग पैटर्न फिक्स है, उनका अपना नेता है। तो जिनमें नेता नहीं है उनसे ला सकते हैं, चर्चा है। क्या लगता है आपको? नए प्रदेश उसमें अध्यक्ष की अति भूमिका, सॉरी, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अब सिर्फ राज्यसभा सांसद तक सीमित कर दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए यदि कांग्रेस को अपने बलबूते खड़ा होना है और जो राहुल गांधी का पार्टी लाइन है, पॉलिटिकल लाइन है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलितों की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, तो उस हिसाब से राहुल गांधी किसी अति पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को जिम्मेवारी दे सकते हैं और देना भी चाहिए। यदि आपको 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 ऐसे भी यदि अखिलेश प्रसाद सिंह जिस समाज से अध्यक्ष हैं, क्या अखिलेश प्रसाद सिंह के कारण कांग्रेस को समाज का वोट मिलता है? आपसे मैं पूछना चाहता नहीं हूँ, मिल पाता आप है, नहीं भी मिल बिहार पाता है। बिहार को बेहतर समझते हैं। महाराजगंज में, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जहां से उनके पुत्र चुनाव लड़े थे, महाराजगंज में यदि पूर्ण रूप से भूमिहार समुदाय एक तरफा वोटिंग कर देता तो अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र चुनाव जीत जाते। वहां भी अपने पुत्र को अपने समाज का पूर्ण रूप वोट नहीं दिला पाए। तो
आप मतलब ऐसे 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 लीडरशिप देने से क्या फायदा? तो जो लाइन है, देखिए, जो मान लीजिए क्रिकेट में क्या कहा जाता है, हम जैसे बॉलर के हिसाब से हम फील्डिंग सेट करते हैं, तो जो आपका पार्टी लाइन है, जो पॉलिटिकल लाइन है, उसके आधार पे आप उस समाज को साधने का प्रयास जरूर राहुल गांधी करेंगे। हो सकता है कोई पार्टी से बाहर के किसी व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है, जो अति पिछड़ा पार्टी समाज में से लाना। है, किसी और खैर, पार्टी से लाया जा सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, जी कई लोगों का चर्चा है। आ, जी ये भी हो सकता है किसी दलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि प्रेमचंद मिश्रा एक बेहतर चॉइस है, लेकिन सामाजिक समीकरण जो पार्टी का लाइन है उसमें कितना फिट बैठते हैं ये देखना होगा। पार्टी के वफादार तो रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन के कई दशक जो है पार्टी के लिए दिया है, पार्टी के लिए संघर्ष किया है। नो डाउट प्रेमचंद मिश्रा का भी जो एक मतलब दावा है वो कमजोर दावा नहीं है, लेकिन जो पार्टी का जो लाइन है, पार्टी का जो थॉट है, राहुल गांधी जिस प्रकार से इन दिनों राहुल गांधी का जो एक अप्रोच है सामाजिक न्याय की तरफ, तो उसमें मुझे लगता है कि किसी अति पिछड़ा और दलित वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति का लॉटरी लग सकता है। जी। एक सवाल इसमें और जुड़ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ऋषि जी। सवाल ये जुड़ रहा है इसमें कि पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस पार्टी बिहार में लड़ी थी विधानसभा की, और चिराग मॉडल ने तेजस्वी यादव को जो 35-40 सीटों का फायदा करा दिया, वो सत्ता के करीब पहुंच गए, लेकिन करीब पहुंचकर वो फिसल गए तो कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। 70 में 19। बिल्कुल। इस बार क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ जिस ढंग से वोटर्स का झुकाव है, 70 सीट से कम देने पर, पिछली बार की बातें भूल जाइए, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अभी अल्पसंख्यक हो या दलित वर्ग हो, काफी हद तक सवर्ण जो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। देखिए सासाराम लोकसभा सीट पर क्या हुआ था, रिजर्व सीट पर बीजेपी का हार जाना, ये माना गया कि भाई अपर कास्ट और बीजेपी का जो कोर वोटर है उसकी निष्ठा बीजेपी में नहीं है। 4-4 लाख की मार्जिन गोपालगंज में होती थी, वहां 1 लाख से कम की मार्जिन हो जाना, इस बात को माना गया कि सवर्णों का झुकाव अब एक तरफा बीजेपी की तरफ नहीं है। तो ये बताइए कि इस परिस्थिति में 70 से कम सीट देना तेजस्वी यादव के लिए कहीं घाटे का सौदा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, जो तमाम जो बयानबाजी हो रही है गठबंधन को लेकर, लीडरशिप को लेकर, तो और लालू यादव भी स्मार्ट नेता हैं, और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने देखा है कि पिछले बार किस प्रकार से कांग्रेस लायबिलिटी बन गई थी। ये बात में कोई दो राय नहीं है। 70 में 19 सीट लाना, यदि ये वही संख्या 25 और 30 के आसपास होती तो आज महागठबंधन की सरकार होती, तेजस्वी यादव सीएम होते, कांग्रेस के कई लोग मंत्री होते। लेकिन यह बात भी इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि यदि राजद ने 4 सीटें लोकसभा में जीती है तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में भी गई है। एक निर्दलीय पप्पू यादव का भी समर्थन है, उस हिसाब से तो पलड़ा बराबरी का है। तो खासकर सीमांचल में देखिए, सीमांचल में किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होता है, क्योंकि दो जो सांसद तिरहुत कांग्रेस में भी के देखिए हैं ना, तिरहुत में भी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो देखिए, तिरहुत में उतना रसाकसी नहीं है जितना रसाकसी सीमांचल में होगा। वो जो एरिया है उससे सेफ है, और खासकर मुसलमानों का जो झुकाव है राजद की तुलना में कांग्रेस के प्रति अधिक है, क्योंकि राजद ठीक है, राजद राज्य स्तर पे संघर्ष करती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक पार्टी है जो इनके लिए संघर्ष करती है, इनकी बातों को रखती है, वो है कांग्रेस। तो मुझे नहीं लग, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि वो 60 या 70 के बीच में, हालांकि मुझे जो मेरे पास खबर है लालू यादव इस बार 40 से अधिक सीट देना नहीं चाहते हैं। तो क्या वो संख्या 50 होता है, वो संख्या 50 से 60 के बीच का होता है, ये देखने वाली बात होगी। 70 तो मुझे नहीं लगता है इस बार, क्योंकि इस बार पशुपति पारस को भी एडजस्ट करना है। कई ऐसे लोग हैं जो महागठबंधन में आना चाहते हैं, तो इस बार देखिए क्या होता है। जी चलिए, अब कांग्रेस पार्टी की चर्चा से थोड़ा अलग हटते हैं। चाचा आज मिले हैं भतीजा से, और चाचा भतीजे के बीच बताया जा रहा है डील फाइनल हो गई है। क्या है ये चाचा भतीजे की डील? एक लाइन आप छोड़ दिए, चाचा भतीजे ने भतीजे और चाचा से मुलाकात की।
एक चाचा भतीजे ने दूसरे भतीजे और चाचा से मुलाकात। अब चाचा भतीजा कौन है? इधर के चाचा भतीजा कौन है? तो इधर के चाचा भतीजे हैं पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान के पुत्र, जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के। उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की है और मुलाकात कुछ देर पहले हुई थी और संभवतः है ये सीट शेयरिंग को लेकर है और विगत अगले 1-2 हफ्तों में मुझे लगता है कि इस बात की घोषणा हो जाएगी कि पशुपति पारस जो हैं महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। और जिस प्रकार से पशुपति पारस को एनडीए में रिस्पांस मिल रहा था, उनके तुलना में भतीजा नहीं, उनके जो भतीजा हैं क्या कहते हैं चिराग पासवान, उनको रिस्पांस मिल रहा था, उससे वो खासे नाराज थे। उनको ये उम्मीद थी कि ठीक है लोकसभा में सीटें नहीं दी गई है तो कम से कम राज्यसभा भेज दिया जाएगा। राज्यसभा भी नहीं भेजा गया तो ये बाद में कहा गया कि राज्यपाल बनाया जाएगा, वो भी नहीं बनाया गया। तो ये तमाम चीजें होने के बाद कहीं न कहीं क्या कहते हैं पशुपति पारस नाराज चल रहे थे। उनका पार्टी कार्यालय जिस प्रकार से खाली करवाया गया, तो उसी डेवलपमेंट में चूड़ादही कार्यक्रम के बाद आज पशुपति पारस और प्रिंस पासवान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ने यानी चाचा भतीजे ने दूसरे चाचा और भतीजे यानी लालू यादव और पशुपति तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। ये मुलाकात सीटों को लेकर है, तो यदि महागठबंधन में आते हैं तो कौन सा फॉर्मूला इनको दिया जाएगा? वो चाचा भतीजे नहीं है, वो पिता पुत्र है। इनके तो चाचा ही हुए ना, पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इनके प्रिंस के तो लालू चाचा ही हुए। नहीं समझे बात आपने? बड़ा अच्छा, इधर चाचा भतीजे हैं, उधर भी चाचा भतीजे इनके लिए हैं। जी जी। अब चलिए देखिए, चाचा भतीजे की डील फाइनल होने के बाद बिहार की सियासत 8 फरवरी यानी दिल्ली के चुनाव के बाद से किस तरह से बदलती है। याद रखिए, अगर किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव की नौबत नहीं आई तो 2025 में एक ही चुनाव है बड़े राज्य का और वो चुनाव है बिहार का। ऋषि जी, हम सही है? किसी राज्य में अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हुए तो एक ही चुनाव होना है और वो चुनाव बिहार का होना है। और बिहार का चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद कहें तो सबसे बड़े उत्सव के तौर पर देखा जाता है पूरे देश में, पूरे देश की रुचि रहती है। तो सियासत बिहार की किधर जा रही है, काफी हद तक तो इसी पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक रुख क्या होता है। और नीतीश कुमार का राजनीतिक रुख स्वाभाविक है, लालू यादव ने उनका भाव गठबंधन में बढ़ा दिया, दरवाजे खोल दिए और लालू यादव जब जब दरवाजा खोलेंगे तब तब नीतीश कुमार अपनी सीटों की डिमांड 5 सीटों पर बढ़ा देंगे। ये बात तो क्लियर है। फिर अभी 120 सीटें पक्की बताई जाती है। अगर फिर लालू जी किसी दिन दरवाजा खोलने की बात कर दिए कि नीतीश कुमार को आना चाहिए, फिर नीतीश कुमार अपनी 120 से बढ़ा के 125 पहुंच सकते हैं। एक बार लालू जी का बयान और जेडीयू की 5 सीटें बढ़नी पक्की, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जी, बार्गेनिंग और नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बढ़ने से लालू यादव को क्या फायदा है, तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। टू कीप अवे फ्रॉम पावर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना। अब कितना कामयाब होते हैं लालू यादव, ये देखने वाली बात है। और बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार की बढ़ा करके एक बार फिर उन्होंने बताया कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए वो कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन कुर्बानी क्या बिहार के वोटर देंगे? क्या बिहार के वोटर के बीच लालू यादव के इस बयान के बाद ये धारणा बन चली है कि भाई एनडीए को हराया नहीं जा सकता, तो नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर जाने से कैसे बचाया जाए, खासकर अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच? ये बड़ा सवाल है कि कोई खेला ना हो जाए। ये जिम्मेदारी पर्दे के पीछे से कहीं रणनीतिकार की पार्टी नया चिराग मॉडल ना हो जाए। इससे बचाने का बीड़ा अगर गांव-गांव घूमकर बिहार में देखें तो ऐसा लगता है कि इस बार अल्पसंख्यकों और महादलितों ने उठा रखा है कि नहीं, इस बार जहां जेडीयू है वहां एक तरफा साथ और जहां जेडीयू नहीं है वहां एक तरफा इंडिया के पक्ष में। तो देखते जाइए, बीजेपी डाल चल रही है तो बिहार का वोटर पात चल रहा है। पिछली बार के चिराग मॉडल में नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से निपटते निपटते बच गए और नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से निपटते निपटते बच जाना माइनॉरिटी की और महादलितों की आंख खोलने वाला साबित हो गया। ऋषि जी, सही है हम? उसने आंख खोल दी, आंख का पर्दा हटा दिया कि भाई वोटिंग अब रणनीतिक तौर पे करनी होगी। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं हमारे दर्शक, वो जानते हैं
कि स्ट्रेटेजिक पोलिंग क्या होती है। जब भाजपा 60-62 लोकसभा सीटों पर पहुंच गई थी 96 और 98 में, उस दौर में उसके बाद यूपी के अल्पसंख्यकों ने स्ट्रेटेजिक पोलिंग शुरू की। चुनाव के 2 दिन पहले पूरे क्षेत्र के किसी इलाके में प्रबुद्ध लोगों की मीटिंग होती थी और उसमें तय कर लिया जाता था कि भाजपा के सामने मजबूत सपा है कि बसपा है कि कांग्रेस है, किस सीट पर कौन मजबूत है। और जहां जो मजबूत है उधर एक तरफा जाकर के वोट दे देते थे। उसके बाद भाजपा डाउन हो गई थी उत्तर प्रदेश में। तो क्या यही रणनीति बिहार में अपनाने जा रहे हैं? देखते जाइए। राहुल गांधी ने तो अपनी तरफ से गोटियां चल दी है। ऋषि जी, आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।